Yes, good evening, good evening, good evening. Very, very good evening. जनरल फार्माकोलॉजी लेक्चर नंबर 5 है ना। तो देखो धीरे धीरे चल रहे हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उसके बाद फिर स्पीड अप पकड़ी जाएगी। आज जो टॉपिक है हमारा जनरल फार्माकोलॉजी में, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी को और क्या बोलते हैं? जैव उपलब्धता। क्या बोलते हैं? जैव उपलब्धता, यानी ड्रग हमारी बायोलॉजिकल सेल के लिए कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बात किया जाए एग्जैक्टली अगर इसको समझने के लिए, तो बायो अवेलेबिलिटी ड्रग जो है कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा मात्रा में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, इसी को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। यूजुअली अगर देखा जाए तो कोई भी टैबलेट है ना, कोई भी टैबलेट है, टैबलेट खाई जा रही है, टैबलेट खाए है ना, स्वालो किया, स्वालो करके पेट में पहुंची। पेट में जब पहुंचती है तो ये टैबलेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और उसके बाद इसमें से निकलता है एपीआई। क्या निकलता है? इसमें से निकलता है एपीआई। एपीआई फिर क्या? एपीआई एब्जॉर्ब होता है कहां पर? इंटेस्टाइन में। कहां पर एब्जॉर्ब होगा? तुम्हारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से पोर्टर सर्कुलेशन के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू तुम्हारा ये जो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है ये कहां पहुंचता है? लीवर में। लीवर में, लीवर में क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जहां पर ड्रग का सबसे पहली बार मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद ये जो ड्रग है ये पहुंच जाती कहां पर? आपके ब्लड में। ठीक है, कहां पहुंच जाती है? आपके ब्लड में। तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड यहां पर पहुंचा है, यही अमाउंट ऑफ ब्लड बायो अवेलेबिलिटी का पार्ट होता है। यही अमाउंट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो हुआ क्या क्या भाई, टैबलेट आपने खाई, अब जरूरी तो नहीं है कि 100% ड्रग डाइजेस्ट हुई हो, 100% एपीआई निकला हो, तो कुछ पोर्शन अनडाइजेस्टेड यहां रह सकता है, थोड़ा सा लॉस यहां पर हुआ ड्रग का। लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो कुछ पार्ट 20 से 25 है ना, 20 से 25%, 15 से 30%, कुछ ड्रग 50% तक डिग्रेड हो जाती है। यहां पर डिग्रेडेशन होता है, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपके ब्लड में पहुंचता है। तो जो पोर्शन ब्लड में पहुंचता है जितने अमाउंट में अनचेंज फॉर्म में, वही बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। तो ये किस रूट से हुआ? ये ओरल रूट से है ना, किधर से? ओरल रूट से। ठीक है, वही अगर हम आईवी रूट से देते हैं, वही अगर हम आईवी रूट से देते हैं, तो आईवी रूट से सारी की सारी ड्रग कहां पर? आईवी रूट से। हम आईवी रूट से ड्रग देते ही किसमें है? सीधा डायरेक्टली आईवी यानी ब्लड में। यानी यहां पर बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 100%। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई डिग्रेडेशन है ही नहीं, क्योंकि यहां पर बात क्या है? बायो अवेलेबिलिटी की। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि किसी दवा की दी गई डोज में कितनी मात्रा और कितनी तेजी से अनचेंज फॉर्म में ब्लड में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायो अवेलेबिलिटी। कितनी मात्रा में
और कितनी तेजी से सिस्टमिक सर्कुलेशन बोले तो ब्लड में पहुंचती है, उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर तेजी से भी पहुंचेगी भाई, सीधा आपने ड्रग को आईवी रूट से ब्लड सर्कुलेशन में ही डाल दिया तो तेजी से भी पहुंचेगी और 100% पहुंचेगी, ड्रग का कोई लॉस नहीं है। इसीलिए आईवी रूट का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है। ओरल रूट में 100% क्यों नहीं होता है, उसके पीछे की वजह यही है भाई, ड्रग गई पेट में गई, कुछ देर डिग्रेड होगी, यानी कुछ समय यहां भी बर्बाद होगा, कुछ समय इंटेस्टाइन में पहुंची तो वहां एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन में बर्बाद होगा, फिर पोर्टर सर्कुलेशन के थ्रू कहां पहुंचेगी, लीवर में, लीवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ देर वहां पर बर्बाद होगा और उसके बाद जाके ड्रग पहुंचती है ब्लड में, तब जाके ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। यानी सोचो कितना ज्यादा टाइम का लॉस हुआ। रेट एंड एक्सटेंट दोनों है ना, एक्सटेंट यानी ज्यादा अमाउंट में ड्रग नहीं पहुंच रही है क्योंकि यहां फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है और कुछ अमाउंट में ड्रग लॉस हो रही है डाइजेशन में भी। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बताओ भाई, बायो अवेलेबिलिटी का पिक्चर एकदम क्लियर है ना। और जब भी बायो अवेलेबिलिटी आए इसी तरीके से दोनों चीजें बना देना फिगर वाइज, एग्जैक्टली सेम टू सेम, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। फोटो खींच लो इसकी, ठीक है, क्लियर है ना। तो भाई सिंपल बायो अवेलेबिलिटी यानी बायो अवेलेबिलिटी इज द रेट, रेट यानी कितनी तेजी से, एक्सटेंट यानी कितने अमाउंट में, कितनी ज्यादा, है ना, विच एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज फॉर्म में, अनचेंज फॉर्म यानी जिसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म ना हुआ हो वो पोर्शन। ठीक है, तो ये बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन में रेट और एक्सटेंट, ये दो टर्म जो हैं इनको हमेशा याद रखना। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन कभी गलत नहीं होगी, सिर्फ इन्हीं दोनों टर्म पे बेस्ड है। लेआउट, ओरल रूट से दिया ड्रग, अभी जो हमने बताया, ड्रग डिसॉल्व होके निकलेगी, जीआई ट्रैक यानी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद पोर्टर सर्कुलेशन के थ्रू ड्रग कहां पहुंचेगी, पोर्टर सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में पहुंचेगी और लीवर में मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर ब्लड में पहुंचती, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये कंप्लीट पार्ट है ना ओरल रूट का, और ये किसका है, आईवी रूट का। इधर 100% है और इधर बायो अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर। तो अगर कोई पूछे कि भाई ओरल रूट में बायो अवेलेबिलिटी कम क्यों होती है, तो इसलिए होती क्योंकि ओरल रूट में ड्रग पहले कहां पहुंचती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, और लीवर का काम है शुद्धिकरण का। तो जब ड्रग के साथ रिएक्शन होती है तो बहुत सारे मेटाबोलाइट्स बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो लीवर उसको क्या करता है, लीवर उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, ब्लड में नहीं जाने देगा, ब्लड में जाने से रोक देता है। तो उसको क्या करता है भाई, ज्यादा वाटर सॉल्युबल करके यूरिन के रास्ते से बाहर निकलवा देगा। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी और देखने के लिए ध्यान से एक फॉर्मूला है बायो अवेलेबिलिटी का। बायो अवेलेबिलिटी एरिया अंडर कर्व ओरल रूट और एरिया अंडर कर्व आईवी रूट से, है ना, कंपैरिजन है। ये तुम्हारा ओरल है और ये तुम्हारा आईवी रूट है। ठीक है, तो आईवी रूट और ओरल रूट अगर आपको देखना है परसेंटेज बायो अवेलेबिलिटी, जिसको हम किससे, एफ से, जिसको हम बायो अवेलेबिलिटी को एफ से बताते हैं, तो एरिया अंडर कर्व ये काहे का होगा, ओरल रूट डिवाइड बाई एरिया अंडर कर्व आईवी रूट इनटू 100 कर दो। ये जो फॉर्मूला है इससे आपकी बायो अवेलेबिलिटी निकल के आती है। ठीक है, और बायो अवेलेबिलिटी के देखते हैं, और कैसे देखते हैं भाई, देखो सिंपल सी चीज है, ड्रग हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करती है। ठीक, इधर आप कंसंट्रेशन ले लो और इधर आप टाइम ले लो। ठीक है, यहां पर ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, किसी चीज को भाई, कोई ड्रग आप लेते हो, ड्रग आपने ओरल रूट से लिया, ठीक, इस पॉइंट पे हमने ड्रग लिया। अब यहां पर चाहिए ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है,
ये ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन है, यानी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में जब इस लेवल तक पहुंचेगी तब ड्रग का प्रभाव शुरू होगा। ये मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है कि इतनी ड्रग होगी तो ड्रग का प्रभाव शुरू होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ये मैक्सिमम है, मतलब इसके ऊपर अगर डोज गई तो ओवरडोज हो जाएगा, यानी टॉक्सिक हो जाएगा। इसके ऊपर अगर डोज चली गई तो ये टॉक्सिक, यानी दवा हमारे शरीर में काम करे, बीमारी को ठीक करे, उसके लिए ब्लड में मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इतनी और मैक्सिमम इतनी, यानी इसके बीच का रहना चाहिए। इसी को हम थेरेपेटिक विंडो बोलते हैं। इससे कम रहा तो असर नहीं होगा और इससे ज्यादा रहा तो टॉक्सिक इफेक्ट होगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। आपने यहां पर ड्रग ली, बॉडी के अंदर पेट में गई। पेट क्या है, तुम्हारा मिक्सर ग्राइंडर है। दवा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा जिससे सरफेस एरिया बढ़ेगा, गैस्ट्रिक जूस उसको डाइजेस्ट करेगा यानी डिसॉल्व करेगा, एपीआई यानी मेन कंपोनेंट बाहर निकलेगा, पूरा प्रोसेस होगा धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में, ये पूरा ब्लड है ना, ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं कि कॉन्सेंट्रेशन यहां तक पहुंची और ये फिर ड्रग से ये क्या है, एक्सक्रीट हो गई, यानी ड्रग के बाहर निकल गई, मींस ब्लड से बाहर निकल गई, दवा का एक्सक्रीशन हुआ। तो अब ये बताओ इस पोर्शन में दवा का कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा हमारे शरीर पे? दवा का हमारे शरीर पे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से कम है। ये जो कर्व है ये मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से कम है, दवा में किसी तरह का कोई प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ने वाला। एक दूसरी ड्रग ले लेते हैं। ठीक है, लिया हमने, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ये हुआ और फिर धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है और ये बॉडी से बाहर निकल जाता है ना। तो इसमें ये जो है इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ये मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा और मैक्सिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से कम है, यानी मैक्सिमम इस पॉइंट पे इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। एक और ड्रग लेते हैं भाई। ये ड्रग लिया हमने, है ना, ये लिया, इसका प्रभाव यहां तक, इस तरीके से ये एक्सक्रीशन हुआ। तो ये जो ड्रग है ना, ये जो ड्रग है इतना जो ज्यादा है, इसका क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट। ये ड्रग एडवर्स इफेक्ट, ये ओवरडोज, कई बार होता ना कि कोई इंसान क्या होता है, ओवरडोज ले लिया। जब ओवरडोज ले लिया तो उसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। वो साइड इफेक्ट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं उनके साइड इफेक्ट जानलेवा हो सकते हैं, यानी कह सकते हो कि मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से कम। भाई ब्लड में ड्रग है, इट मींस ये बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी, यही तो है बायो अवेलेबिलिटी, है ना। तो अगर ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कम रही मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से तो कोई असर नहीं होगा। बराबर इसके बीच में रही, मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम। ये मैक्सिमम यहां तक भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी, है ना। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर हम कर्व की बात करें तो ये देखो, ये जो है एरिया अंडर कर्व, ये इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन का ये एरिया अंडर कर्व है ना, ये एरिया अंडर कर्व, ये परफेक्ट है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो। इस बीच में मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम, थेरेपेटिक विंडो, है ना। क्लियर हुआ कि दवा हमारे शरीर में जाके किस तरह काम करती है। अगर ऊपर लेवल पे पहुंच गया, अगर ऊपर लेवल पे ड्रग पहुंच गई, है ना, ऊपर लेवल पे, तो ये टॉक्सिक हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगा, जिसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से एरिया अंडर कर्व ओरल रूट का और एरिया अंडर कर्व आईवी रूट का अगर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एग्जैक्टली बायो अवेलेबिलिटी का कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। तो बायो अवेलेबिलिटी में आपको ये डायग्राम भी बनाना है ना। इस डायग्राम के साथ आपको ये फॉर्मूला लिखना है, एरिया अंडर कर्व ओरल डिवाइड बाय एरिया अंडर कर्व आईवी इनटू 100। आपको ये डायग्राम बना के बताना रहेगा, ठीक है। 3 नंबर में बायो अवेलेबिलिटी पूछा जाता है और खाली डेफिनेशन नहीं,
अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, है ना, क्या अफेक्ट करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। ठीक है, ये वही थेरेपेटिक विंडो जो हमने बताया वो आसानी से। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, तो सबसे पहले दवा देने का मार्ग। अगर ओरल रूट से देते हो, ओरल रूट से दिया, है ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो दवा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले दवा लीवर में मेटाबोलाइज होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ पोर्शन अनडाइजेस्टेड रहता है, यानी ओरल रूट की बायो अवेलेबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, यानी हमने क्या किया, ड्रग को ओरल रूट से दिया, ड्रग इंटेस्टाइन में पहुंची, पोर्टल वेन में पहुंची, पोर्टल वेन से लीवर में पहुंची और लीवर से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये जो लीवर में पहुंची है इसी में होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी घट जाती है, बायो अवेलेबिलिटी जिसकी वजह से घट जाती है। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट रूट पे आते हैं, आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट यानी अंतःशिरा मार्ग। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे ड्रग को आईवी रूट पे यानी ब्लड में ही डाल दे रहे हैं, ब्लड में ही डाल दिया हमने, राइट। यानी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड 100% बायो अवेलेबिलिटी बिकॉज द ड्रग इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। यानी यहां पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है, ड्रग लीवर में जाती ही नहीं है भाई, ब्लड में ड्रग पहुंचने से पहले लीवर में जाती है पोर्टल सर्कुलेशन से, लेकिन यहां पर तो हम सीधा सीधा ब्लड में ही डाल दे रहे हैं दवा को इंजेक्शन से, आईवी रूट से, है ना। तो यहां पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है और आईवी रूट की बायो अवेलेबिलिटी में बायो अवेलेबिलिटी फैक्टर 1 हो जाता है। 1 को 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100% आता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर आता है ड्रग का फॉर्मुलेशन। ड्रग का फॉर्मुलेशन, ड्रग सॉलिड फॉर्म में है कि ड्रग गैस के फॉर्म में है कि लिक्विड के फॉर्म में है ना। तो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। यानी पहला फैक्टर होता है सॉल्युबिलिटी का, ड्रग जितनी जल्दी सॉल्युबल होगी, है ना, जितनी जल्दी ड्रग डिसॉल्व होगी उतनी जल्दी एपीआई निकलेगा मेन कंपोनेंट, और जितनी जल्दी एपीआई निकलेगा उतनी जल्दी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, और जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी उतनी ज्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। यानी मोर सॉल्युबिलिटी मोर बायो अवेलेबिलिटी, पुअर सॉल्युबिलिटी पुअर बायो अवेलेबिलिटी, पुअर सॉल्युबिलिटी से पुअर डिसोल्यूशन, पुअर डिसोल्यूशन से पुअर एब्जॉर्प्शन, और पुअर एब्जॉर्प्शन से लेस बायो अवेलेबिलिटी। क्लियर पॉइंट है ना। फिर अगला फैक्टर आता है रिलीज मैकेनिज्म। रिलीज मैकेनिज्म में भाई ड्रग जो मेन दवा में जो मेन कंपोनेंट है दैट इज एपीआई। क्या है, दैट इज एपीआई। ठीक, तो जो एपीआई है, ये कुछ और लगा है क्या, बच्चों ने सेप लगा रखा ना। ठीक है, ये जो भाई कोई ड्रग है, जितनी जल्दी इससे ड्रग रिलीज होगी उतनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होगी, और जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी उतना फास्ट बायो अवेलेबिलिटी होगी। क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी में क्या है, रेट यानी कितनी जल्दी, एंड एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कितने ज्यादा अमाउंट में, रेट एंड एक्सटेंट दोनों चीजें मैटर करती हैं, है ना। तो रिलीज यानी जितनी जल्दी, तो यहां पर दो चीजें, एक ड्रग होती है इमीडिएट रिलीज, ड्रग तुरंत रिलीज हो जाती है, जितनी जल्दी रिलीज होती है उतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। एक होती है एक्सटेंडेड रिलीज, ड्रग धीरे धीरे करके रिलीज होती है, और धीरे धीरे करके जब रिलीज होगी तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन लंबे समय तक धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, तो एक बायो अवेलेबिलिटी को रिलीज मैकेनिज्म है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लीवर मेटाबॉलिज्म, ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, है ना, ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर। ड्रग कहां पर भाई,
एब्जॉर्ब होगी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी कहां पहुंचेगी, पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन से पहुंचेगी आपके ब्लड में। यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में आपकी बहुत सारी ड्रग डिग्रेड हो जाती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अगर कोई पूछे कि ओरल रूट की बायो अवेलेबिलिटी सबसे कम क्यों होती है, तो उसके पीछे की वजह है कि ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो कहां होता है, लीवर में होता है। इसी की वजह से यहां पर अलग अलग ड्रग हैं, अपने अपने हिसाब से यहां पर डिग्रेडेशन होता है। ठीक, लीवर में भाई देखो सिंपल सी चीज है, ड्रग ओरल रूट से दी गई, ड्रग ओरल रूट से दी गई है ना, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, दिख रहा है। ड्रग ओरल रूट से दी गई, दवा कहां पहुंची, इंटेस्टाइन में पहुंची, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंचेगी, पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचेगी, पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से कहां पहुंचेगी ड्रग, पहुंचेगी लीवर में, है ना। लीवर में जब इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, दवा का डिग्रेडेशन हो जाएगा, राइट, उसके बाद जो बची हुई दवा है वो कहां पहुंच जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी ब्लड में पहुंच जाएगा, है ना। तो यहां पर देर भी इसीलिए लगती है क्योंकि भाई कुछ तो टाइम यहां लग जाता है डाइजेशन में, कुछ टाइम लग जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, और कुछ पोर्शन यहां पर अनडाइजेस्टेड रह जाता है, और काफी पोर्शन यहां पर डिग्रेड हो जाता है मेटाबॉलिज्म से। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो कुछ दवाएं तो ऐसी जो 50% तक डिग्रेड हो जाती हैं, और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो 100% डिग्रेड हो जाती हैं, यानी बायो अवेलेबिलिटी जीरो। कौन सी, सपोज करो एग्जांपल के तौर पर इंसुलिन, इंसुलिन देखा होगा, इंसुलिन हमेशा इंजेक्टेबल के फॉर्म में दिया जाता है। कैसा, इंजेक्टेबल के फॉर्म में दिया जाता है। अगर इंसुलिन की दवा बना दी जाए सपोज करो टैबलेट, तो इंसुलिन तुम्हारा जो है वो 51 अमीनो एसिड का बना है। किसका, 51 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन है, इट मींस ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन, है ना। ये कैसा है, प्रोटीनेसियस हार्मोन होता है। ऐसा है, प्रोटीनेसियस हार्मोन, यानी प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। और प्रोटीन को अगर आप ओरल रूट से दोगे तो क्या होगा, उसके बीच के पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये प्रोटीन की तरह बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो यानी बॉडी इसको इंसुलिन की तरह नहीं ट्रीट करेगी, इसको सिंपल प्रोटीन की तरह डाइजेस्ट करेगी, और जितने प्रोटीन के फंक्शन है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो अमीनो एसिड है। यही एक वजह है इंसुलिन को हमेशा इंजेक्टेबल के फॉर्म में देते हैं, कभी भी हम ओरल टैबलेट के फॉर्म में ना कभी दिया गया है और ना कभी दिया जाएगा, समझे। नहीं तो हमारे स्टमक से ही प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, हर जगह ये डाइजेस्ट हो जाएगा और अमीनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बॉडी उसको सिर्फ प्रोटीन की तरह डिटेक्ट करती है ना। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में काफी सारी ड्रग्स का डिग्रेडेशन अलग अलग हिसाब से अपना होता है। फिलहाल ओरल रूट का जो बायो अवेलेबिलिटी कम होती है उसके पीछे का रीजन क्या है, लीवर। फिर जीआईटी फैक्टर होता है, जीआईटी में पीएच एक फैक्टर होता है ना। पीएच अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन की सॉल्युबिलिटी को, इंटेस्टाइन में आयोनाइजेशन को, ड्रग की स्टेबिलिटी को। तो पीएच भाई जैसे स्टमक की बात करो तो स्टमक हाईली एसिडिक होता है ना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो वो कैसा रहता है, स्लाइटली बेसिक होता है। तो अलग अलग जगह पर दवा का एब्जॉर्प्शन अलग अलग होगा। जैसे ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल होगी, भाई अब जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, सेल में होता है। सेल का है कि बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी है। सेल का है कि बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी है। चलो इसको भी देख लो। तो भाई जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहां में होगा, सेल में। एब्जॉर्प्शन किसमें, सेल में होता है। सेल का है कि बनी है, सेल का है कि बनी है फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड की। इट मींस यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है
तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। एब्जॉर्प्शन फास्ट है। क्यों? क्योंकि ड्रग लिपिड सॉल्युबल है और सेल मेम्ब्रेन भी काहे की बनी है? लिपिड की बनी हुई है ना, तो तेजी से इसको अपना सेम टू सेम एब्जॉर्ब कर लेती है। अब फिर यहां पर पीएच की बात कहां से आती है? तो ध्यान से देखो, तुम्हारे जो स्टमक है, स्टमक का पीएच जो है कैसा रहता है? हाईली एसिडिक रहता है, हाईली एसिडिक। अब एसिडिक में एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एसिड के साथ, यानी जो भी एसिडिक ड्रग होंगी वो सारी की सारी स्टमक में कैसी रहेंगी? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, यानी उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ड्रग अनआयोनाइज्ड रहती हैं उन ड्रग को हम लिपिड सॉल्युबल बोलते हैं। ऐसी ड्रग जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है वो ड्रग कैसी रहती है? लिपिड सॉल्युबल। अगर यही ड्रग टूट जाए, आयोनाइज हो जाए, तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाएंगी। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जितनी ड्रग एसिडिक नेचर की हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टमक में तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में वो टूटती नहीं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है। और फिर इंटेस्टाइन की बात करो, इंटेस्टाइन कैसा है? बेसिक नेचर रहता है। बेसिक नेचर यानी जो ड्रग बेसिक नेचर की हैं, बेसिक नेचर की जो ड्रग होंगी वो इंटेस्टाइन में अनआयोनाइज्ड रहेंगी। अनआयोनाइज्ड कैसी होती हैं? लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल यानी इनका एब्जॉर्प्शन यहां पर, यानी कह सकते हो कि जो एसिडिक ड्रग हैं वो ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होती हैं। कहां पर? आपके स्टमक में। जो बेसिक नेचर की ड्रग हैं उनका बायो अवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहां पर होता है? इंटेस्टाइन में होता है। बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीएच समझ में आया। उसके बाद कुछ एंजाइम की बात होती है। एंजाइम में डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर मेटाबॉलिज्म मींस अगर टैबलेट यानी ड्रग का ब्रेकडाउन नहीं होगा, टूटेगी नहीं, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, तो दवा का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यानी एंजाइम कुछ तो एंजाइम डिग्रेड कर देते हैं, यानी एंजाइम ने अगर दवा को डिग्रेड कर दिया तो ड्रग की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और ड्रग की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, है ना। प्लस जीआई मोटिलिटी की बात करते हैं, यानी जठरांत्र गतिशीलता। बायो अवेलेबिलिटी का फैक्टर यहां पर भी है। भाई सपोज करो कि कोई इंसान है ना, दवा तुम खाई तेजी से और इसको क्या लग गए हैं? लूज मोशन। लूज मोशन में क्या होता है? जीआईटी ट्रैक्ट का, जो तुम्हारा जीआईटी ट्रैक्ट है, इसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट हो जाता है। जो जीआईटी ट्रैक्ट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट हो जाता है ना। यानी दवा यहां से आएगी, यहां डिग्रेड होगी और धीरे बड़ी तेजी से निकल जाएगी, या तो नीचे से निकल जाएगी या वोमिट होगी तो बाहर से निकल जाएगी। भाई दवा को एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ देर एक्सपोजर चाहिए। भाई सेल के अंदर भी जाना है तो कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन यहां पर जीआई की मोटिलिटी इतनी ज्यादा है कि दवा रुक ही नहीं रही है, और जब दवा रुकेगी नहीं तो दवा का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, दवा का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बायो अवेलेबिलिटी कम रहेगी। यानी कह सकते हो कि जीआईटी की मोटिलिटी, जीआईटी में मूवमेंट अगर तेज है तो बायो अवेलेबिलिटी कम रहेगी। ठीक, यानी रेट ऑफ द गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंटेस्टाइनल ट्रांजिट ड्रग इफेक्ट एब्जॉर्प्शन, है ना। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग जितनी जल्दी पेट खाली होगा, इंटेस्टाइन जितनी तेजी से फास्ट मूवमेंट करेगा, उतना स्लो तुम्हारा, है ना, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। और जितना स्लो मूवमेंट होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। पेट खाली होने की गति और इंटेस्टाइनल ट्रांजिट
पदार्थों के आगे बढ़ने की गति ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। जीआई कंटेंट मूवमेंट बहुत तेज होने या धीमी होने पर ड्रग का डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन कम ज्यादा हो सकता है। फूड एंड ड्रिंक की बात किया जाए, भाई अगर पेट के अंदर खाना प्रेजेंट है तो ये डिपेंड करता है कि फूड का ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन है। भाई अगर खाना प्रेजेंट है तो खाने का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और तुम्हारी इंटेस्टाइन में ये जो सेल्स होती हैं, ये एब्जॉर्प्शन की साइट पे फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है दवा का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। प्लस साथ में डिपेंड करता है ड्रग और फूड का इंटरेक्शन। बहुत सारी ऐसी ड्रग होती है जो खाने के पहले खाई जाती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर फूड अगर आ गया पेट में तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं जो खाने के बाद में खाई जाती हैं, क्योंकि ऐसी दवाएं जो ड्रग के एब्जॉर्ब, भाई फूड के साथ जिनका इंटरेक्शन ठीक है। दूसरा, ऐसी दवाएं जो खाली पेट में इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, खाली पेट में अल्सर बना सकती हैं, ज्यादा एसिड बना सकती हैं, तो ऐसी दवाओं को क्या करते हैं, खाने के बाद खाया जाता है। तो कुल मिला के पेट के अंदर क्या खा रहे हो और क्या पी रहे हो, इस बात का ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। ड्रग एब्जॉर्प्शन में फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, भाई ड्रग का ड्रग के साथ मेटाबॉलिज्म के साथ क्या इफेक्ट है, डिपेंड करता है। प्लस एज और हेल्थ स्टेटस, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है मेटाबॉलिज्म स्लो, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है ना। लीवर किडनी फंक्शन ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक वेरिएशन, कुछ एंजाइम्स का बॉडी में ज्यादा होना या उनकी कमी होना। भाई एंजाइम्स ज्यादा होंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एंजाइम्स कम होंगे तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, यानी ये फैक्टर भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पर असर डालता है। ठीक है, यानी कह सकते हो कि जेनेटिक वेरिएशन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स काहे के लिए, मेटाबॉलिज्म। जैसे साइटोक्रोम P450 है, एंजाइम कॉज डिफरेंसेस इन ड्रग मेटाबॉलिज्म बिटवीन इंडिविजुअल्स। साइटोक्रोम P450 की उपस्थिति बताती है कि बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग लोगों में अलग अलग होगी। ये डिपेंड करता है किसमें साइटोक्रोम P450 ज्यादा है या कम है। लीवर में पाया जाने वाला एंजाइम है ना। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स था जिसके 4 पार्ट थे, A, D, M, E। तो जिसमें जो पहला पार्ट है उसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी, जिसमें जो बायो अवेलेबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी जो फैक्टर अफेक्टिंग है, ये दोनों के अगर तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, डेफिनेशन अलग है। तो पहला पोर्शन हमारा हो गया। ठीक, कल हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने पहले भी कहा था एब्जॉर्प्शन और बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये 2 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फैक्टर हैं या सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कल हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म की। रिवाइज कर लेना जितना चीजें पढ़ाई हैं, है ना, प्लस साथ के दोस्तों को शेयर करते हो। बाकी कोई भी समस्या हो क्लास शुरू होने के पहले बता दो, है ना। रिजल्ट देखो यार, कॉपियां सब चेक हो चुकी है ना, कॉपियां चेक होके सब सबमिट हो गई हैं। किसी भी दिन वो रिलीज कर सकते हैं, ये समझ लो, किसी भी दिन रिलीज हो सकता है। ओके, चलो भाई मिलते हैं कल सेम टाइम पे, बाय बाय।